हमने पिछले अध्यायों में जो पिछले पीरियड्स थे उसमें हमने आवेश की चर्चा की, फिर हमने कूलाम के नियम की चर्चा की, फिर हमने अध्यारोपण सिद्धांत की चर्चा की, फिर हमने बहुल आवेश के कारण चर्चा की और उसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र को प्रारंभ किया पिछले लेक्चर में और विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत बहुल आवेश वगैरह की आदि की चर्चा की। तो इस सब चर्चा का एक निष्कर्ष ये निकला था, एक तो आपको ध्यान हो कूलाम का नियम से दो आवेशों के बीच का बल की मात्रा निकली थी Q1 Q2 R²। ठीक है, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये था कूलाम के नियम का। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये था, विद्युत क्षेत्र को हमने डिफाइन किया था, विद्युत क्षेत्र होता है F/Q, यानी ये जो फोर्स लग रहा है वह प्रति इकाई आवेश जो फोर्स होता है उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसको निकालने के लिए हम सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। तो F/Q होगा कि अगर ये परीक्षण आवेश है मान लीजिए तो एक Q हट जाएगा और ऊपर ये फॉर्मूला में खाली Q रह जाएगा। बटे Q है, एक Q हट जाएगा और ये फॉर्मूला जो होगा तो आ जाएगा Q/R²। ठीक है, ये दोनों ही सूत्र जो है, पहला फोर्स का, दूसरा विद्युत क्षेत्र का, ये आगे हमारे सब्जेक्ट काम आएंगे। आज के लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। देखिए, द्विध्रुव का अर्थ क्या होता है? द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब पोलर, पोल। जैसे धरती के पोल होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक्सट्रीम पे एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है। हम इसको कहते हैं ध्रुव, ये एक साइंटिफिक भाषा है। द्विध्रुव का मतलब होता है ऐसे ध्रुव जिसकी संख्या दो हो लेकिन दोनों विपरीत है। तो जब विद्युत द्विध्रुव की बात होती है तो विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? एक आवेश है -Q, एक आवेश है +Q, दोनों के बीच में दूरी है, लेकिन ये दूरी अत्यंत अल्प है, बहुत लंबी दूरी नहीं है, छोटी दूरी है और दोनों सिरों पर दो आवेश है और दोनों आवेश की प्रकृति विपरीत है लेकिन दोनों का परिमाण समान है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो निकाय है, इस निकाय को हम कहते हैं द्विध्रुव। तो द्विध्रुव की परिभाषा क्या हुई कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के, दो समान परिमाण के परंतु दो विपरीत प्रकृति के आवेश के, दो समान परिमाण वाले लेकिन दो विपरीत प्रकृति आवेश के आवेश हैं और अत्यंत दूरी पर स्थित है। आगे समझ, विद्युत द्विध्रुव का मतलब एक निकाय है, उस निकाय में दो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, दोनों के बीच की अत्यंत दूरी होगी और दोनों के मात्रा जो है, परिमाण जो है वो समान होंगे। यानी ये Q है, ये भी Q है, खाली फर्क ये माइनस है, ये प्लस है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने वाली जो ये दूरी है, सीधी लाइन है, इसको कहते हैं अक्ष। ठीक है, अक्ष का एक पॉइंट होगा बीच में, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु और इस डिस्टेंस को -Q से लेकर +Q की डिस्टेंस को हम लोग 2a के रूप में लिखते हैं। 2a इसका मतलब क्या हुआ? ये दूरी a, ये दूरी a, ये पूरी दूरी
तो द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव का रेखीय चित्रण, निरूपण, प्रेजेंटेशन ये हुआ कि एक लाइन खींचेंगे आप, लाइन की डिस्टेंस आपको ये कहेंगे, एक मिडिल पॉइंट बताएंगे, मिडिल पॉइंट के इस तरफ ए दूरी होगी, इस तरफ ए दूरी होगी, दोनों साइड पे, पहली साइड पे आप -q लिखिए, दूसरी साइड पे +q लिखिए और इसको अक्ष करेंगे। अच्छा, इससे जो 90 डिग्री पे जो ऊपर अक्ष जाता है, इस अक्ष का जो 90 डिग्री का है उसको हम कहते हैं निरक्ष। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि आगे जब जाके हम द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो पहले तो अक्षीय रेखा पे निकालेंगे और फिर निरक्ष रेखा पे निकालेंगे, यानी एक विद्युत क्षेत्र इस लाइन के सहारे निकालेंगे, एक इस लाइन के सहारे निकालेंगे। इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए कि निरक्ष कौन सा मिलेगा और अक्ष कौन सा। ठीक है, दूसरी चीज आती है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छा उसके पहले जैसे इसका कोई उदाहरण बताऊंगा मैं, तो जैसे केमिस्ट्री में आपका होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड पानी का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोक्लोराइड एसिड का फॉर्मूला HCl। इनमें क्या होता है, इनमें भी Na+ चार्ज आ रहा है, Cl- चार्ज। तो ये जो अणु है, ये अणु भी एक तरह से विद्युत ध्रुव ही है, विद्युत द्विध्रुव ही है कि दोनों जुड़े हुए अणु हैं, दोनों के बीच की दूरी कम है और उसमें दोनों की मात्रा सिंगल है, एक है, लेकिन चार्ज एक में प्लस है, एक में माइनस है। ये एक मोटे मोटे समझने के लिए, ये नहीं समझिए कि आप ये सीधा विद्युत द्विध्रुव का मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण समझने के लिए आप समझिए कि इस पैटर्न के का विद्युत ध्रुव का डेटा सिस्टम होता है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट। ये एक टर्म है, इस टर्म को आप ध्यान रखिए। ये बराबर होता है, एक तो आवेश का परिमाण लिख लीजिए आप, आवेश का परिमाण, इसमें अब चिन्ह वाली कोई बात नहीं है, नेगेटिव या प्लस वाली बात नहीं है कि प्लस क्यू ले, परिमाण से मतलब है परिमाण दोनों बराबर है, इनटू दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी। समझ गया? एक आवेश ले लीजिए, कौन सा, Q, दोनों की दूरी कितनी है 2a, इस Q इंटू 2a जिसको कहोगे, ये 2a क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, अब आप बताइए कि खाली आवेश अदिश राशि है, ठीक है, लेकिन जब दूरी वाली बात आ गई तो ये 2a सदिश राशि होगी, तो जब 2a Q में गुणा होगा तो ये b राशि क्या होगी, सदिश राशि होगी, इसको हम P से लिखते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट यानी P एक सदिश राशि है जिसकी मात्रा या जिसका वैल्यू 2aq है, और ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वही है जो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली अक्षराकी राशि की दिशा है। ठीक है, तो अभी जैसे ये है, इसमें मैं अगर पूछूं द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कौन सी है, तो ये दिशा है किसके सहारे इकाई सदिश दिया गया P का। तो जब भी हम दिशा की बात करेंगे, इस तरफ अगर द्विध्रुव आघूर्ण लग रहा है तो P इस तरफ दिखाएंगे हम, ठीक है, और इस तरफ लगता होगा तो विपरीत दिशा है तो हम माइनस करके P इधर दिखाएंगे। ये चिन्हों का दिमाग में पहले से आप बहुत अच्छी तरह से बैठा लीजिए, क्योंकि आगे जो कैलकुलेशन मैं करूंगा वो सब कैलकुलेशन आधार है, प्लस और माइनस के आधार पर होंगे। तो
तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब अक्ष के इस साइड हम बात कर रहे हैं तो दिशा अगर इस दिशा की ले रहे हैं हम तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा प्लस है, ये P का जो इकाई सदिश है वो प्लस है, और जब उल्टी दिशा की बात करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मात्रक क्या होगा? Q का मात्रक क्या है? कूलम। 2a डिस्टेंस, दूरी क्या हो गया? मीटर। मात्रक क्या बन गया? कूलम इनटू मीटर बन गया। M0 L1 T1 A1, ये क्या है? इसकी दिमाग, इसमें हाथ है वजन और सहती वाली बात नहीं, इसलिए M0 है, लंबाई है 1 आ गया। ठीक है ना, तो इसका दिमाग हुआ M0 L1 T1 कंसेप्ट क्लियर? विद्युत आघूर्ण, उसके साथ डायरेक्शन का आइडिया, इस साइड के एंगल प्लस, इस साइड के एंगल माइनस, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला P इक्वल टू a क्यू। तो मैं यहां तीसरा फॉर्मूला लिख देता हूं, P इक्वल टू 2a। अब सारा खेल हमारा इन 3 सूत्रों पे चलेगा आगे का, इसलिए ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। अगर हम ये हो गया, ये हो गया। अब मैं इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करूंगा। तो 2 स्थिति बन सकती है कि एक ऐसा बिंदु जो अक्षीय रेखा पर हो, उस पर विद्युत क्षेत्र निकालूं, एक ऐसा बिंदु हो जो निरक्ष रेखा पर हो, उस पर कोई बिंदु लूं, उस पर निकालूं। सबसे पहले मैं लेता हूं अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। हमने पिछले लेक्चर में विद्युत क्षेत्र किसके कारण निकाला था? सिंगल आवेश था हमारे पास, कोई एक चार्ज था या बहुत सारे बहुल आवेश थे, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, है ना। अब हम यहां से बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की, तो चीजें वैसे ही निकलेंगी, इन्हीं फॉर्मूले से निकलेगा, लेकिन विद्युत द्विध्रुव के कारण हम विद्युत क्षेत्र को निकाल रहे हैं। तो डायग्राम जो बनाएंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये चार्ज है -q +q, ठीक है। ये दोनों का x अक्ष है, ये अक्ष का बिंदु है 0, ये दूरी a, ये दूरी a, ये कुल दूरी 2 है। ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। किस पर? अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, मान लीजिए अक्ष पर स्थित कोई ये बिंदु P है। मुझे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। मूल बिंदु O से मैं इसकी दूरी नापता हूं, मान लीजिए दूरी R है, ठीक है। ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु P, ठीक है। AB की दूरी कितनी है? 2a, और O से P की दूरी कितनी है? OP कर दो। अब आप टुकड़ों टुकड़ों में चलो। मैं सबसे पहले लिखता हूं इसके कारण
प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। इसकी बात भूल जाओ, इसके कारण है इस पर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र कितना निकलता है E इक्वल टू 1/4 जो इसको मैंने नाम दिया E1। अच्छा एक बात और देखिए, ये चार्ज कौन सा है प्लस, ठीक है। इस पे जो विद्युत क्षेत्र होगा किस दिशा में होगा, इस दिशा में। कैसे होगा वही होगा। E1 की कीमत सबसे लिख किया 4 पाई एप्सिलॉन 0। मैं मान के चल रहा हूं कि अभी हम लोग निर्वात की बात कर रहे हैं कि निर्वात में ये सिस्टम रखा हुआ है। अगर निर्वात की बात करेंगे, माध्यम की बात करेंगे तो मैं खाली 0 ही लगाऊंगा, विद्युतशीलता को सिंपल बिना 0 के लिखूंगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन दिस। और इसके कारण बात कर रहा हूं तो चार्ज क्या है Q बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर डिस्टेंस, डिस्टेंस किसकी, इसकी डिस्टेंस इस तक, इस तक। तो आप देखिए कितनी हुई, ये तो R है डिस्टेंस और ये टुकड़ा, ये देखिए हमें डिस्टेंस कौन सी लेनी है, B से P, BP। या इस हिसाब से देखो BP कितनी हो, OP तो है आपके R, ठीक है। इसमें से A घटा दूं मैं तो R माइनस A। विद्युत क्षेत्र की डिस्टेंस कहां से निकालना है, पिछली तो भूल गए, यहां से लेके यहां की निकाली है हमें, बीपी की डिस्टेंस निकालनी है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R है। इस R में से कितने टुकड़े की डिस्टेंस में A घटा दूं तो ये बीपी डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस विद R माइनस A, इसका मतलब R माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू की बात हुई। मैं इसको सदिश में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, सदिश, ठीक है। डायरेक्शन कौन से बताऊंगा, P क्यों लिख रहा हूं मैं, P यानी डाइपोल मोमेंट, वो जो मैंने लिखा था क्या नाम है इसका, द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैंने आपको बताया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर होता है, ये P पॉइंट नहीं, P 2a दोनों के बीच की दूरी इंटू Q, ठीक है ना। तो यहां मैंने चूंकि सदिश बता रहा हूं तो मुझे डायरेक्शन बतानी है, कौन सी दिशा में लग रहा है, BP की दिशा में, दिशा P। और चूंकि दिशा BP है तो मैंने ये P किस तरफ लिया है, P किस तरफ लिया है, इस तरफ लिया है। इधर की जब बात करूंगा तो P किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस A स्क्वायर। अब भूल जाए इसको, अब मैंने कहा माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। अब देखिए, अब डिस्टेंस कहां से लेना है, यहां से लेना है आपको, A से लेना है P तक। तो A से लेकर O तक तो हो गया आधा ये A और A प्लस R। तो AP बराबर क्या होगा, A से B तक बराबर होगा, A से लेकर O तक तो A हो गया, या 2A है तो आधा A हो गया, और प्लस ये R हो गया, O से लेकर B तक A प्लस R, A प्लस R, R प्लस। तो यहां डिस्टेंस कितना हुआ, R प्लस A का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन बताने के लिए मैंने द्विध्रुव आघूर्ण P का इकाई सदिश दिया
और समझने के लिए लिख दिया इस ब्रैकेट में दिशा, दिशा होगी इसकी पीबी। समझिए ये प्लस था और पी के हम जब क्षेत्र निकालते तो हमने क्या कहा था, इकाई धनावेश रखते हैं और इकाई धनावेश पर लगने वाली चीज को गिनती करते हैं। तो ये प्लस के कारण यहां इकाई धनावेश लगा था, इकाई इकाई में प्रतिकर्षण हुआ तो विद्युत क्षेत्र किस तरफ लगा, इस तरफ लगा, ये पी है ना, प्लस साइड पे लगा, इसके लिए पी का डायरेक्शन होता है और दिशा लिखी डीपी। अब यहां जब मैं माइनस की बात कर रहा हूं तो माइनस आवेश और यहां पर जो आपने सूक्ष्म इकाई धनावेश परीक्षण आवेश रखा है वो रखा प्लस, तो माइनस और प्लस में क्या हुआ, आकर्षण हुआ, आकर्षण हुआ तो ये इस तरफ दिशा, तो दिशा कौन सी हुई, उल्टी हुई, पी और पी दिशा हुई। और पी की जब दिशा हुई तो ये जो द्विघुण आघूर्ण में लिखा हूं है ना, द्विघुण आघूर्ण का चिन्ह इकाई का यहां प्लस है या माइनस है, तो मैंने इसको माइनस में आगे समझ में। E1 गया इस दिशा में तो मैंने प्लस लिखा है डायरेक्शन बताने के लिए, E2 इस दिशा में है तो मैंने डायरेक्शन बताने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का चिन्ह इकाई सदिश का चिन्ह माइनस, ठीक है। अब मैं इसको एकदम मिटा देता हूं, ये चीज है तो हमारे पास बिंदु P पर दो क्षेत्र आ गए, विद्युत क्षेत्र E1 आ गया, इसके कारण E2 आ गया। और हमने पिछले अध्याय में बताया था कि नेट परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग क्षेत्र गिन लीजिए और दोनों का बीजगणित योग कर लीजिए तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E आएगा, E बराबर होगा E1 प्लस E2, ठीक है। अब सिंपल 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 गणित होगी, कैसे होगी? E बराबर E1 प्लस E2 होगी। E1 की कीमत लिखो, प्लस 1/4 Q by 2 R प्लस A का स्क्वायर और डायरेक्शन कौन सी, माइनस, ठीक है। सिर्फ गणित कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये कॉमन आ गया, Q भी कॉमन आ गया, Q बटे ये आ गया कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 बटे R माइनस A का होल स्क्वायर, और ये प्लस है ये माइनस है, डायरेक्शन माइनस है, तो ये क्या होगी माइनस 1/R प्लस, ठीक है।
चिन्ह इसलिए मैंने बताया यहाँ है क्या, अगर आप चिन्ह नहीं करेंगे तो सारी गणित बाद में जाके गड़बड़ा जाएगी। इसलिए चिन्ह संग ही संग लिखते चलो, यहाँ प्लस चिन्ह लिखते गए, यहाँ माइनस चिन्ह लिखते गए, जो भी कॉमन निकाला अपने आप पता पड़ गया कि ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, क्या होता है दोनों का प्लस माइनस, ये इंटू लघुत्तम कहते हैं इसको, लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम ले लिया। ठीक है, ये गुणा हुआ एक से तो क्या आ गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये माइनस जो कर लिया। अब ये गुणा किससे हो गया, इससे, तो क्या होगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और हाँ डायरेक्शन कौन सी हुई, ये मैंने प्लस का पी लिखा है तो मैंने प्लस का पी कर लिखा, इस माइनस के साथ माइनस हो गया, तो अब डायरेक्शन आपकी गई आपकी पी। पी डायरेक्शन का मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। इस दिशा में पी क्यों जा रहा है, इसलिए जा रहा आपका प्लस क्यू जो है ना, ये थोड़ा पास में है तो क्षेत्र ज्यादा है, इसके कारण दूर है, इसके कारण प्रतिकर्षण है, क्योंकि वो जो हमने सूक्ष्म चार्ज रखा है परीक्षण चार्ज वो प्लस का है, ये प्लस का, तो प्लस प्लस तो प्रतिकर्षण कर रहा है, वो धक्का मारा उधर, ये इसको खींच रहा है माइनस वाला, लेकिन कुल मिलाकर डायरेक्शन आपकी इस दिशा में चली गई, इस तरफ प्रतिकर्षण तरफ, यानी विद्युत वो जो द्विध्रुव है छोटा पी उसकी दिशा में, इसलिए मैंने इस पी को पी से लिया है। ये तो समझने वाली बात थी, और बाकी गणित के हिसाब से तो आप देखिए कि मैंने प्लस वाला पी बाहर लिया है, इसको माइनस कर दिया, तो डायरेक्शन ये पी डायरेक्शन बता रहा है, ये और ध्यान रखना है, ये पी का कोई गुणा नहीं हो रहा है, ये इकाई सदिश है, और चूंकि मैं इकाई सदिश में बात कर रहा हूं इसलिए ये डायरेक्शन बताने के लिए लिखा जा रहा है ना, हर चीज को डायरेक्शन से डायरेक्शन डायरेक्शन। चलिए, तो ये हुआ q बाय 4 पाई एप्सिलॉन। मैं इसको सोल्व करता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले इसको पहली चीज का स्क्वायर प्लस दूसरी चीज का स्क्वायर प्लस 2ra, ये होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वापस आ रहा है माइनस, अब इसको भी खोलूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फर्क समझ में आया, ये प्लस का है तो वही गणित सिंपल सी, गणित में प्लस 2 आ गया, यहां माइनस 2 आ गया, ये बदलुआ बटे एक फॉर्मूला में पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, पढ़ा था गणित के हिसाब से, ये चीज इंटू ये चीज आर स्क्वायर माइनस, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ कोई अपनी अकल नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ गणित कर रहा हूं आपकी एलए का बीज गणित, ठीक है। अगेन 2 बाय 4 बाय एप्सिलॉन 0 सॉल्व कीजिए, ऊपर आया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, खोलिए इसको, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ra बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्शन क्या बेटा गया गया, दोनों माइनस माइनस थे, इधर प्लस, 2 आ रहा प्लस का 4 आ रहा प्लस का, क्या आया q बाय 4 बाय एप्सिलॉन, 2 आ रहे कितने हो गए 4ra बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, डायरेक्शन
ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला लिखा था आपको, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2AQ। 2AQ मैं इसको इस 2 को लिख लूं, इसको A को ले लूं, इस Q को ले लूं, क्या बचा? इसका तो 2 बचा और ये R बचा। मैंने क्या किया, सिर्फ मेरे को P डालना है किसी तरह से, द्विध्रुव आघूर्ण डालना है 2AQ। तो मैंने इसी ऊपर की चीज को तोड़कर 2 यहां से लिया, 2 ये ले लिया, बचा हुआ 2 यहां ले लिया, A ये ले लिया, Q ले लिया, ये R यहां ले लिया, ठीक है। बाय 1/4 वो जो का चल रहा है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ो इसको, अभी इसको क्या तो E बराबर 2A की जगह P लिख दूं, तो क्या होगा 2PR, ऊपर ऊपर क्या है 2PR, 2A की जगह P आ गया ना, द्विध्रुव आघूर्ण, और ये T आ गया, P और 2PR आ गया, ये 1/4 उसी पैटर्न पे लिख लो जैसे इन सब में चल रहा है। इसको नहीं छेड़ना, इसके 2 और 4 को पैटर्न नहीं करनी है ना, इस 4 को इसको पूरा का पूरा ये लिख दिया 2PR, और नीचे क्या आया वापस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इकाई सदिश, ठीक है। अब आप देखो R अक्ष पे कितनी दूरी है, कहीं भी हो सकता है R, ये जो R का बिंदु P दूरी पे है, P R बिंदु पे, ये अक्ष पे कहीं भी हो सकता है, और ये A कितना है, इतना छोटा सा है। द्विध्रुव में 2A भी अपने आप में अत्यंत दूरी है, हमने आपको परिभाषा बताया 2A भी अत्यंत दूरी है, तो ये A तो छोटा है, तो आप देखिए R की तुलना, R बहुत बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, A की तुलना में। इसका मतलब ये हुआ कि A स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में, दोनों का A स्क्वायर करूं, A स्क्वायर नगण्य है, तो मैं A स्क्वायर को नगण्य मान के छोड़ देता हूं। R इतना बड़ा है, R यहां से चल के इतना बड़ा जा रहा है R, उसकी तुलना में A बहुत छोटा है, तो R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर नगण्य है। ये टर्निंग पॉइंट है, यहां ध्यान रखोगे। हम क्या करने जा रहे हैं कि अब A स्क्वायर को हटाने जा रहे हैं, तो 1/4 2PR, और A स्क्वायर को मैं 0 मान रहा हूं, नगण्य मान रहा हूं, तो ये कितना होगा, ये स्क्वायर है, R स्क्वायर हुआ और R स्क्वायर के ऊपर फिर स्क्वायर हुआ। A स्क्वायर को मैंने नगण्य मान के 0 मान दिया, तो अंदर R स्क्वायर है, बाहर स्क्वायर है, यानी E = 1/4 2PR, और ये कितना हुआ, 2 अंदर है 2 बाहर 4, तो ये कितना हुआ लास्ट में जाके E = 1/4 2, ये 4 है, ये 1 है, तो 2P/R³, 2P/R³, और डायरेक्शन कौन सा, इसका मतलब ये हुआ परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण, वो इसके कारण हमने +Q के कारण E1 निकाला, +Q के कारण E1 निकाला, -Q के कारण E2 निकाला, दोनों की कीमत को जोड़ा, और जोड़ के करते करते लास्ट में टर्निंग पॉइंट ये आया कि हमने R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर को नगण्य मानने के कारण A स्क्वायर की 0 रखा, और कैलकुलेशन किया, तो हमारा परिणामी तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आया इस पर, इस अक्ष के बिंदु P पर, और डायरेक्शन कौन सी आई, डायरेक्शन आई हमको इकाई सदिश इस P की, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और द्विध्रुव आघूर्ण हमने बताया P = 2AQ,
दोनों के बीच की डिस्टेंस इनटू चार्ज, और डायरेक्शन कौन सा है, प्लस साइड पे। इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र जो लग रहा है, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो लग रहा है वो बियॉन्ड दूरी की तरफ, किसकी तरफ, प्लस क्यू के चार्ज से परे की तरफ ये लग रहा है। और समझ गणित के हिसाब से भी दिख रहा है और समझ के हिसाब से भी दिख रहा है कि परे इसलिए लग रहा है कि जब आपने यहां इकाई धनावेश रखा है ना, और ये प्लस है, प्लस प्लस दोनों को प्रतिकर्षण करेगा ना, इसलिए डायरेक्शन। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू 1/4π 2πr। मैं इस फॉर्मूले को ध्यान रखता हूं, ये अभी आगे भी काम आएगा। E ये हो गया अक्षीय रेखा पर बिंदु। अब मैं दूंगा निरक्ष रेखा पर। निरक्ष रेखा पर बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, हमने शुरू में क्या बताया आपको, ये द्विध्रुव है, ये अक्ष कहलाता है, इसका जो मूल बिंदु बीच का डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस है, मध्य बिंदु ए और ए, इससे जो लंबवत अक्ष जा रहा है उसको हम कहते हैं निरक्ष, इसको कहते हैं अक्ष। 90 डिग्री के एंगल पर मध्य बिंदु को क्रॉस करता हुआ जाने वाला अक्ष कहलाता निरक्ष। तो अब हम निरक्ष बिंदु पर कोई बिंदु है, उस P बिंदु है, उस पर हम विद्युत क्षेत्र लिखना है। डायग्राम समझिए, ये है -P द्विध्रुव का, ये है +P, ये है मध्य बिंदु, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, ठीक है, ये मतलब ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2A। इसको मैं पॉइंट देता हूं A, इसको पॉइंट देता हूं B, मध्य बिंदु O, ये आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया। इस पे 90 डिग्री के कोण पर ऊपर जो अक्ष गया है सीधा, ये है निरक्ष। इस निरक्ष पे मान लीजिए मैं ये बिंदु लेता हूं P, और P पर मेरे को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, P को पहले B से जोड़, A से जोड़, इस एंगल को मानो थीटा, ज्योमेट्री के हिसाब से ये जो होगा थीटा, ठीक है। ये दूरी निरक्ष बिंदु की दूरी R लो, ये दूरी है आपकी R, ये दूरी है A, ये दूरी है। अब आप देखो ट्रायंगल APO, कोई भी ट्रायंगल ले लो, मानो APO में ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, प्लस
लंब OP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर बराबर हुआ AO कितना है अधिक B A स्क्वायर प्लस OP डिस्टेंस डायरेक्शन बिंदु R तक की A स्क्वायर, तो AP स्क्वायर बराबर आ गया आपका O स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये ट्रायंगल लेता इस साइड का POB, तो जिस तरह से AP स्क्वायर है ऐसे PB स्क्वायर BP स्क्वायर भी आपका A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये ज्योमेट्री के साथ। अब वही तरीका अध्यारोपण का सिद्धांत, एक चार्ज के कारण एक आवेश के कारण बिंदु पर तीव्रता निकाल दीजिए, विद्युत क्षेत्र निकाल दीजिए E1, फिर दूसरे कारण निकाल दीजिए और अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दोनों का बीजगणित योग जो है वो E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। सॉल्यूशन ठीक है, मैं यहां E1 का कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसी के साथ यहां E2 का कैलकुलेशन करूंगा। E1 यानी सबसे पहले प्लस Q पे करना। अच्छा, वापस वही बात है, जो द्विध्रुव जो आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, इस साइड पे प्लस साइड पे, इस साइड पे डायरेक्शन कौन सी होगी माइनस। इकाई सदिश लिखता हूं मैं द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, तो जब जब डायरेक्शन की बात आएगी इस साइड की डायरेक्शन को मैं प्लस लूंगा, इस साइड की डायरेक्शन को माइनस लूंगा। E1 क्या है, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, E1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला में वही दिया था 1/4 पाई Q बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये इस R से कंफ्यूज नहीं हो, इस चार्ज के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हुआ ये डिस्टेंस BP स्क्वायर, BP स्क्वायर हमने कितनी ली थी, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस Q है, यहां हमने इकाई परीक्षण आवेश रखा था, इकाई धनावेश रखा था, तो धनावेश और धनावेश इसके कारण जो ये विद्युत क्षेत्र लगा है किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में, इसके सहारे आ रहा है ये जाती दिशा E1। ठीक है, प्लस Q है, यहां परीक्षण चार्ज जो है आवेश वो भी प्लस है, प्लस प्लस के कारण ये विद्युत क्षेत्र, ये डायरेक्शन आप थोड़ा सा इसको ये इस लाइन के साथ दीजिए, 4 by E0 Q by this। E2 के कारण लगेगा, E2 किसके कारण, माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, इधर आ जाओ, वही 1 by E2 बराबर 1 by 4 by एप्सिलॉन Q बटे R स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कौन सी, AP स्क्वायर, AP स्क्वायर वही A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, इसकी दिशा कौन सी नहीं, इसकी दिशा BP दिया, BP दिशा, या माइनस है या धनावेश आपका परीक्षण धनावेश प्लस का है, इस माइनस और प्लस के कारण आकर्षण इस तरफ होगा, तो इस E2 की डायरेक्शन कौन सी हुई, ये लाइन आ रही इस दिशा, कौन सी दिशा हुई, PA, PA दिशा। ठीक है, यहां तक हम आगे उन पुराने फॉर्मूलों से। अब आप देखिए मात्रा E1 की कितनी है, ये
ये आप देख लो इसमें E2 कितनी मात्रा है, ये फर्क है क्या दोनों में? नहीं फर्क है, मात्रा बराबर है। यहाँ भी प्लस लग रहा है, यहाँ भी प्लस लग रहा है, यहाँ भी क्यों लग रहा है, यहाँ भी, यहाँ बड़ा सब चीज है। फर्क क्या है? सिर्फ दिशा का फर्क है। इसका मतलब हुआ ये जो E1 इधर लग रहा है और ये जो E2 लग रहा है, इनके कारण एक परिणामी जो हम E निकालेंगे ना, E1 प्लस E2, ये इन दोनों के बीच की डायरेक्शन में इस दिशा में E लगेगा। ठीक है, एक बात, इस E1 को अगर मैं, अच्छा ये जो थीटा कोण है तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये जी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। एक अंतर कोण होता है, एक अंतर और समांतर और इस टाइप के ज्योमेट्री के हिसाब से ये थीटा होगा। तो अगर मैं यहाँ एक पैरेललोग्राम बनाऊं 90 डिग्री का एंगल डालूंगी, ठीक है, और फिर मैं इस E1 को दो घटकों में तोड़ूं, cos थीटा और sin थीटा, तो ये इस दिशा में E1 sin ऑफ थीटा, इस दिशा में E1 cos ऑफ थीटा। खाली E1 की बात कर रहा हूं, ये E1 जो लग रहा है इस 90 डिग्री कोण तक जाएगा E1 sin थीटा इस दिशा में, और इस पैरेलल दिशा में जाएगा E1 cos थीटा। इसी तरह से इस E2 जो लग रहा है, E2 नीचे की तरफ लग रहा है, इस E2 का भी sin थीटा जो जाएगा E2 sin थीटा जाएगा, वो उल्टी दिशा में जाएगा, और इस साइड जो जाएगा E2 cos थीटा जाएगा। फर्क समझिए, हमने E1 और E2 के दो घटक तोड़े हैं, sin थीटा और cos थीटा में, तो sin थीटा तो बिल्कुल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, अपन ने जब वेक्टर पढ़ा था तो वेक्टर में आपने पढ़ा कि जब एक किसी वेक्टर को, एक सदिश राशि को जब हम तोड़ते हैं sin थीटा cos थीटा में, तो जो वर्टिकल पोर्शन होता है वो sin थीटा पे जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल अक्ष वाला कंपोनेंट आता है cos थीटा वेक्टर का, मान लीजिए E है तो E sin थीटा हो जाएगा, ये E cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या होगा, यहां बिंदु P को मैंने आधार बनाया और P पे ये जो वेक्टर E1 आ रहा था, E1 को जब मैं तोड़ूंगा तो एक इसका sin थीटा का वेक्टर जाएगा ऊपर की तरफ, और cos थीटा का वेक्टर जाएगा इस तरफ। तो समझे ना, तो E1 sin थीटा यो गया, E2 और E1 cos थीटा हॉरिजॉन्टल इस दिशा में। ठीक है, यही हमने अक्ष के रूप में तोड़ा है। सेम भी से जब हम E2 को तोड़ेंगे तो E2 में भी E1 sin थीटा जिस तरह से ऊपर वर्टिकल गया, ऐसे इसका, क्योंकि ये E1 देखिए यो जा रहा है, ये E2 यो जा रहा है, तो इसका E2 sin थीटा कहां जाएगा, इस दिशा में वर्टिकल नीचे जाएगा, तो ये E2 sin थीटा नीचे गया, E2 हुआ है ना, लेकिन E2 sin थीटा का हॉरिजॉन्टल तो वापस ये E2 का sin थीटा हो गया और E2 का cos थीटा हो गया। तो मतलब क्या हुआ, E1 sin थीटा ऊपर की तरफ डायरेक्शन हुआ, E2 sin थीटा का नीचे की तरफ हुआ, और इन दोनों का डायरेक्शन एक दिशा में अक्ष के सहारे हॉरिजॉन्टली इस साइड हो गया। और चूंकि दोनों का वैल्यू बराबर था परिमाण, तो परिमाण E1 sin थीटा जितना है इतना E2 sin थीटा है, लेकिन डायरेक्शन इसकी ऊपर, इसकी डायरेक्शन नीचे। ये सारा हम आधार बिंदु P को बेस बना के बात कर रहे हैं कि P से E1 sin थीटा का जितना परिमाण ऊपर गया, उतना ही बिंदु P से E2 sin थीटा का परिमाण चला गया। इन दोनों ने तो कर लिया आपस में दोनों को बैलेंस, ये जितना प्लस उतना ये माइनस, बराबर जोड़ लगाओ तो जीरो। क्या बचा, सिर्फ ये बचा E1 cos थीटा E2 cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम E निकालेंगे परिणामी, तो इसमें sin थीटा का कोई योगदान नहीं है, सिर्फ cos थीटा का योगदान है। इसका मतलब E1 का cos थीटा प्लस E2 का cos थीटा। ठीक है,
लीजिए आप कि साइन थीटा का कंपोनेंट चूंकि वर्टिकल में ऊपर की डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में एडजस्ट हो गया तो परिणाम इसका तो 0 हो गया, लेकिन कोस थीटा वाला जो फैक्टर था हॉरिजॉन्टल वो इधर था। अच्छा देखिए इसकी डायरेक्शन कौन सी हुई, ये जो आघूर्ण है ना इस दिशा में माइनस की तरफ हो गई, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हो गई इकाई सदिश की। तो अब हम जो ई निकाल रहे हैं वो सिर्फ कोस थीटा पर ही केंद्रित करके निकालेंगे। तो ई बराबर दोनों को जोड़ना है, ये प्लस ये, तो 2 टाइम्स हो गया। 2 टाइम्स क्या हो गया, ये होते जुड़ रहा है ना, लेकिन कोस थीटा वाला क्वेश्चन जोड़ रहे हैं। ये कौन सा हो गया 1/4 सेम चीज 2/a² प्लस r², ये प्लस ये, लेकिन इसका कोस थीटा कॉमन आ गया ना, E1 प्लस E2 और बाहर कोस थीटा। मैं वापस बाहर कोस थीटा लिख देता हूं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 प्लस E2 जुड़ गया, E1 ये पूरी राशि जुड़ गई, ये पूरी राशि जुड़ गई, बाहर cos थीटा आ गया, डायरेक्शन कौन सा हो गया -2। अब cos थीटा का वैल्यू करना है, cos थीटा कहां से लाओगे, कोई भी ट्रायंगल लो, ठीक है। मैंने cos थीटा को ट्रायंगल पर रखने के लिए अभी इसको ऊपर का इसलिए निकाल रहा हूं, आगे चल रहा है जगह हो जाएगा। हमें वैल्यू में क्या लाना है, cos थीटा लाना है। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार को इस ट्रायंगल को ले लो, मान लीजिए OPP, इसको ले लो, आधार को ले OP यानी डिस्टेंस खाली a, कर्ण कौन है BP, और BP का भी अंडर रूट वाला a² प्लस r²। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बताया ना हमने, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो खाली में बिना स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो इसको अंडर रूट में आ गया, यानी a/a² प्लस r² पावर आ गई 1/2। तो मैं यहां वैल्यू लिखता हूं 1/4 Q/a² प्लस r²। cos थीटा के लिए लिखता हूं a/a² प्लस r² 1/2, डायरेक्शन निकालने के लिए माइनस। देखिए क्या होगा, E बराबर, अभी एक दफे मैं सीरीज लिखता हूं 1/Q, इस पे सिंगल पावर है, इस पे 1/2 पावर है, तो इसमें पावर हो गया 3/2 a² प्लस r² 3/2, सिंगल पावर आधा पावर, QA 2 ये पूरा आ गया, QA आ गया, नीचे ये चीज आ गई, डायरेक्शन आ गई माइनस। अगेन हमने द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहा था, इसकी वैल्यू कितनी थी बताई हमने 2a³, दोनों विद्युत ध्रुवों में डिस्टेंस इनटू परिमाण चार्ज का। तो मैं इसको अब P के कन्वर्ट में कर देता हूं, 2QA 2AQ 2AQ, इसकी जगह P लिख देता हूं, नीचे आ गया 4π a² प्लस r² 3/2
वापस वही बात, ए बहुत छोटा है आर की तुलना में। ये ए डिस्टेंस जो है और ये आर को निरीक्षण पॉइंट यहां भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं इस ए स्क्वायर का जो ए स्क्वायर वाला है, ए स्क्वायर को नगण्य मानता हूं, और नगण्य मान के इसको करीब करीब में इसको 0 लिखता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, पी बाय 4 पाई। ए स्क्वायर को निल मान लिया, आर स्क्वायर बाहर हो गया पावर 3/2, इसका मतलब होगा पी बाय 4 पाई तो आर क्यूब। टू चल ही रहा है, टू है, ये पी आ गया, ठीक है। वन बाई फोर पाई इसके लेंगे अपने पी बटे आर क्यूब। ठीक है, कंपेरिजन करिए। हमने अक्ष पे निकाला था तो वैल्यू आया 2p ऊपर, यहां पे निरक्ष पे निकाला वैल्यू आया सिंपल 3। बाकी सब चीज कॉमन है, 1/4 पाई वाला फिगर कॉमन है ये है, और डायरेक्शन बदल गई। वहां डायरेक्शन इस दिशा में था, निरक्ष वाला डायरेक्शन इस दिशा में, लेकिन वैल्यूएशन जस्ट डबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि E वो था 2p, E अक्ष बराबर 2 टाइम्स E निरक्ष, एब्सोल्यूट वैल्यू। डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये हमारा निरक्ष रेखा पर हो गया। कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ दो चीज का टर्निंग पॉइंट आता है। एक तो लास्ट में आता है कि हम ए स्क्वायर को इस कारण से 0 कर देते हैं, और दूसरा ये आता है कि हम डायरेक्शन में यहां अक्ष वाले में जैसे माइनस था, E1 इस तरफ लग रहा था, E2 इधर लग रहा था, तो जब हमने जोड़ा तो बीच में माइनस का चिन्ह लगाया। और समझने के हिसाब से हमको ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का जो बैलेंस है उस पोर्शन को क्यों हमने 0 करके छोड़ दिया, ये लॉजिक भी आपके दिमाग में आना चाहिए। और हमने सिर्फ पॉजिटिव आपको छोड़ दिया, ठीक है। इस अध्याय में पहला चैप्टर चल रहा है ना, इस चैप्टर में अब नास्तिक बलागुण ये टॉपिक रहा है। बलागुण क्या होता है? बल, बलागुण या बल आगुण, इंग्लिश में इसको टॉर्क कहते हैं। देखिए, मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र तो ये विद्युत क्षेत्र जो जा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र एक सी दिशा में समान है, यूनिफॉर्म, समान, एक रूप, ये सब शब्द आते हैं। इसका मतलब ये कि इस विद्युत क्षेत्र का हर बिंदु पर डायरेक्शन एक ही है। तो पहली शर्त हम जो बात करने जा रहे हैं, समान विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए मैंने इस विद्युत क्षेत्र के बीच एक विद्युत द्विध्रुव रखा, ये विद्युत द्विध्रुव रखा। स्वाभाविक है इसमें ये पॉइंट -q बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं +q बोल रहा हूं। ये बीच का मिडिल पॉइंट है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र में आपका
विद्युत द्विध्रुव रखा है, ये डिस्टेंस 2a है। क्या होगा, एक चीज हमने और बताई, फोर्स, कूलॉम्स का, और उसके आधार पर हमने निकाला था विद्युत क्षेत्र। तो और ई की डेफिनेशन क्या दी थी हमने, ई लगने वाला फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो लग रहा है, कूलॉम लग रहा है, वो ई क्यू बराबर लग रहा है। ये बाई परिभाषा, बाई डेफिनेशन आया। तो यहां भी क्या होगा, यहां देखिए विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव रखा है, प्लस चार्ज है, क्यू चार्ज भी है, क्यू की उपस्थिति है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति ई है। इसका मतलब यहां इस पे एक फोर्स लग रहा है, एक बल लग रहा है। वो बल कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, ई क्यू। इस पे लग रहा है प्लस के कारण, तो इस पे भी लग रहा है, इस पे कितना बल लग रहा है, माइनस ई क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्षेत्र के अंदर विद्युत ध्रुव के ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है इस दिशा में, एक फोर्स लग रहा है इस दिशा में। तो क्या होगा, और दोनों की मात्रा बराबर है, क्योंकि क्यू की मात्रा बराबर है, ई की मात्रा बराबर है। इसका मतलब ये इसकी पोजीशन द्विध्रुव की ऐसी हो रही है कि ये जो सिरा है, इस सिरे को तो क्षेत्र इस दिशा में फोर्स से खींच रहा है, और इस सिरे को ये क्षेत्र इस दिशा में खींच रहा है। क्या होगा परिणाम, परिणाम ये होगा कि दोनों बल बराबर हो गए, दोनों बल बराबर हो गए, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर गए। बैलेंस करने से होगा कि ना तो विद्युत द्विध्रुव इस तरफ जा रहा है, ना इधर जा रहा है। अच्छा, आप सपोज मान लीजिए कोण थीटा है, तो जो बल थे वो बल ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, बल के कारण ये घूमा, लेकिन एक बल का आघूर्ण लग रहा है। या समझिए आप, बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण लग रहा है। इसका मतलब ये है कि हमको परिणाम में ये तो दिख रहा है कि ये फोर्स और इस फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है, बराबर बराबर के बल लगे, बल से खींच के, लेकिन इसके बावजूद एक बल आघूर्ण लगता है। और बल आघूर्ण की परिभाषा जब हमने पढ़ी थी तो वो था बल इंटू कार्यरत बलों के बीच की दूरी। बल आघूर्ण कब लगता है, बल आघूर्ण कब लगता है जब दो बराबर मात्रा के बल काम कर रहे हो किसी वस्तु पर और वो अपनी दिशा में उसको घुमाना चाहता है, ये अपनी दिशा में घुमाना चाहता है, तो एक बल आघूर्ण लगता है और उसकी वैल्यू होती है बल इंटू कार्यरत बलों के बीच की दूरी। इसका मतलब यहां बल इंटू कार्यरत बलों के बीच की दूरी कौन सी, ये बल इस दिशा में लग रहा है, ये बल इस दिशा में, ये जो दूरी है ये दूरी जो है, मान लीजिए इसको ए बी और सी कहूं, ये दूरी बी सी, एफ की जगह तो इक्यू लिखूं, और बीसी क्या है, इस टाइगर में बीसी क्या हुआ, ये कोण थीटा है, अक्ष से बनता हुआ है, ई की क्षेत्र से, ई की दिशा के सहारे से बनता हुआ कोण थीटा है। तो ये जो इसको मैं निकालूंगा, ये दूरी कितनी है, ये लंब,
क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये लंब कौन सा है, BC। कर्ण कौन सा है, ये कर्ण यानी पूरे द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2a साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब BC बराबर 2a साइन ऑफ थीटा। तो BC की जगह लिखता हूं 2a साइन ऑफ थीटा। ये आपका बल आघूर्ण लग रहा है। इस बल आघूर्ण लगने का फिजिकल अर्थ क्या हुआ कि बल ने भले बराबर एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, लेकिन ये इसको एंटी क्लॉक योग घुमाना चाहता है और वो इसको क्लॉकवाइज योग घुमाना चाहता है। ये बल आघूर्ण की जो डेफिनेशन, इसको टॉर्क कहते हैं और ये फॉर्मूला। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, अब आप आपको समझ बात आई, हमने द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दी थी, P बराबर चार्ज इंटू उनके बीच की द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a। ठीक है, बल आघूर्ण यहां 2a क्यूब, 2a की जगह P लिख देता हूं, EP साइन थीटा। 2a की जगह मैंने P लिख दिया, E साइन थीटा। EP साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर हैं E इंटू E। तो ये तो हुआ इसका परिमाण, तो बराबर EP साइन थीटा, और ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये बल आघूर्ण है, टॉर्क। और टॉर्क का फिजिकल एक्सप्रेशन मैंने वही बताया कि बल बराबर है, लेकिन बल के कारण इस द्विध्रुव को घुमाना चाहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, ये सिरा, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, और ये जो लगने वाली चीज है ये बल आघूर्ण पे लगती है, और बल आघूर्ण की कीमत E इंटू E होगा।